आज हम लोग एक खूबसूरत सी स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है बंद घड़ी का सही टाइम। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। अपनी परेशानियों में गुम संध्या सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से दिल्ली में पढ़ने आई संध्या की जिंदगी की गाड़ी बड़ी जद्दोजहद के बाद मुश्किल से पटरी पर आई थी। एक टूटी हुई शादी और जन्म के साथ मिली गरीबी के अभिशाप से उबरने का एक ही तरीका संध्या को समझ आ रहा था और वो थी शिक्षा। अपनी जिंदगी को अगर अपने बलबूते पर संवारना है तो शिक्षा से बड़ा और कोई साधन नहीं है। इसलिए अपने सारे सामर्थ्य को समेटकर उसने किसी तरह अपने लिए दिल्ली की एक ट्रेन का टिकट और अपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी। माता पिता ने भी अपनी उम्मीदों की गठरी उसके नाजुक कंधों पर रखकर एक बार फिर से उसे विदा कर दिया था। आज से कुछ साल पहले जब संध्या 18 साल की छोटी सी उम्र में ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर मायके लौट आई थी, तो उसे माँ बाप से ज्यादा सहारा उसकी पुरानी स्कूल टीचर अमृत मैडम ने दिया था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाली संध्या को उसके मैडम ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की सलाह दी थी। शादी के बाद पढ़ाई बीच में छूट जाने के कारण वो अपनी कक्षा के बाकी स्टूडेंट से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन इस वजह से उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता में इजाफा ही किया था। उसका गरीबी से निकलने का जज्बा यूं भी उसे हर वक्त पढ़ने को प्रोत्साहित करता था। 12वीं कक्षा में जब संध्या ने टॉप किया तो अमृत मैडम ने ही सुझाया था कि उसे एक साल जी जान से आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और अगले साल कंपटीशन में बैठना चाहिए। एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब हाथ में आईआईटी की डिग्री होगी तो नौकरी तो झक मारकर पीछे पीछे आएगी। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छाव में संध्या अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसे आईआईटी एंट्रेंस में इतना अच्छा रैंक मिला कि उसे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए संध्या को हर सेमेस्टर में बेस्ट ग्रेड लाने थे और उसका एक ही तरीका था, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सवाल संघर्ष करने का था, इसलिए ये स्कॉलरशिप उसकी जुनून नहीं बल्कि जरूरत थी। ये मेहनत उसकी जिंदगी की कुंजी बन गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो अपना सारा खर्च छोटी मोटी ट्यूशन और स्कॉलरशिप से निकाल लेती थी। हालांकि घर जाने का टिकट वो पिछले 3 सालों में एक बार भी नहीं जुटा पाई थी। दिल्ली जैसे महंगे शहर में खाने रहने का भी खर्चा आता था। अब तो बस आखिरी साल बचा था। समझो कि हाथी तो निकल गया, बस पूंछ ही बची थी। एक बार पूंछ निकल जाए बस फिर वो इंजीनियर बनकर ही अपने घर जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक कोरोना के आतंक ने सबको दहला दिया। सारा विश्व इसकी चपेट में ऐसा आया कि बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल गई। ऐसे में भला मामूली सी संध्या की क्या विषाद। वो तो वैसे भी अपनी कश्ती को जैसे तैसे ठेल रही थी। अब सरकार ने अचानक 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। सभी स्टूडेंट आनन फानन में अपने घर लौट आए। हॉस्टल खाली हो गया। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। संध्या पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हॉस्टल खाली करे तो रहे कहाँ, घर वापस जाए तो जाने का किराया कहाँ से लाए। अगर किसी से पैसे उधार लेकर किराया जुटा भी ले तो घर जाकर अपनी ऑनलाइन क्लास तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसके माता पिता की उस झुग्गी में इंटरनेट का कनेक्शन लेना और लैपटॉप खरीदना, ये सब तो उसके लिए हाथी का पांव उठाने के बराबर था। यहाँ तो किसी तरह लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना लेती थी और फिर जरूरी कामों के लिए अपनी रूममेट का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब कहाँ जाए, क्या करे। इसी उधेड़-बुन में संध्या अपने कॉलेज से निकलकर सामने वाली सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच चल रहा था। संध्या ने इधर उधर देखा लेकिन उससे बच्चे के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। ये बच्चा कहाँ से आया,
किसका बच्चा है? वो सोच ही रही थी कि सामने से स्पीड से आती एक कार को देखकर संध्या घबरा गई। उसने दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फुटपाथ पर आ गई। फुटपाथ पर आकर वह आते जाते लोगों से पूछने लगी, अरे भाई, ये किसका बच्चा है? फिर उसने सड़क के दूसरी ओर बने घरों की तरफ देखते हुए अपना सवाल जोर से दोहराया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब उसने बच्चे की ओर देखा। गोल मटोल सा कोई 1.5-2 साल का बच्चा होगा। काले घुंघराले बड़ी बड़ी आंखें जो संध्या की ओर उतनी ही हैरत से देख रही थी जितनी हैरत से संध्या उसकी ओर, जैसे वो भी यही सवाल पूछ रहा हो। अरे भाई, ये आंटी किसकी है? मैंने अभी इसे फुटपाथ से बचाया है, इसी से पूछती हूँ, संध्या ने सोचा। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने सामने की ओर उंगली से इशारा किया और बोला, दीदी, मुझे दीदी बुला रही है शायद। संध्या ने सोचा और खुशी से उसे एक प्यारी सी किस्सी कर दी। अब संध्या उस बच्चे को गोद में उठाए सड़क के दूसरी ओर लाइन से बने मकानों की ओर चल पड़ी। उसने फिर बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कौन सा है? उसने फिर एक और उंगली करके कहा, दीदी। अब ये दीदी क्या है यार? संध्या ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर एक घर का दरवाजा खुला था। वो उसी ओर बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने खुले दरवाजे को धीरे से नॉक किया और कहा, हेलो, कोई है? लेकिन कोई नहीं आया। अब वो धीरे धीरे घर के अंदर आ गई और फिर आवाज लगाई, हेलो, कोई है? ये बच्चा आपका है क्या? जब उसने उस कमरे पर नजर डाली तो उसने देखा कि यह कीमती सामान से भरा एक विशाल ड्राइंग रूम था जो बुरी तरह से फैला हुआ और बेतरब हालत में था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में अपने खिलौने फैला कर बैठी एक करीब 4-5 साल की बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची को देखते ही ये बच्चा संध्या की गोद से उतरकर दीदी दीदी बोलता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। ओह, तो ये है इसकी दीदी, संध्या ने कहा। फिर वो बच्ची से बोली, बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उनको बुला दो जरा। उसने अपने खेल से ध्यान हटाए बगैर लापरवाही से कहा, नहीं है। कहाँ गई है? कोई जवाब नहीं आया। हेलो, घर में कोई है? संध्या ने खुद की आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। हे, बच्चे ताली बजाकर हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, नहीं है। देखा, तुम्हारी कच्ची हो गई। अब वो बच्चा भी ताली बजाने लगा। संध्या ने प्यार से पूछा, तो फिर कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? बच्ची ने बिना अपनी डॉल से नजर उठाए हुए बड़ी सहजता से कहा, भगवान जी के पास गई है। सुनते ही संध्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोली, ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसा नहीं बोलते, गलत बात। तभी बच्चे के पास पड़ा सेलफोन बज उठा और बच्ची ने फोन उठाकर कहा, हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? गोलू कहाँ है? फोन का वॉल्यूम काफी तेज था, इसलिए संध्या उसकी बातें आराम से सुन पा रही थी। बच्ची ने बड़ी सहजता से कहा, यही है पापा, आंटी के साथ अभी आया है। आंटी? कौन आंटी? गोलू उसके पास कैसे पहुंच गया? कहाँ है वो आंटी? उसके पापा की चिंता फोन में से टपक रही थी। यही है पापा। बच्ची ने अपनी गुड़िया से ध्यान हटाकर संध्या की ओर देखा। उसको फोन दो। बच्ची के पापा का पारा काफी हाई हो चुका था। ठीक है पापा, कहकर बच्ची ने फोन संध्या की ओर बढ़ाया। संध्या ने कहा, हेलो, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, निकलो निकलो वहाँ से। वो शख्स एक सांस में बोलता जा रहा था। उसकी परेशानी की ऊंचाई उसकी आवाज बता रही थी। उसकी धारा प्रवाह सवालों को बांध लगाते हुए संध्या ने कहा, शांत शांत हो जाइए आप। देखिए, पहले तो आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं। दूसरे, मैं कोई चोर या उठाईगिरी नहीं हूँ। कहकर संध्या ने सारी कहानी ज्यों की त्यों बता दी। लेकिन वो शख्स अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो तुरंत बोला। वो शख्स गुस्से में उबलते हुए बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री पास में ही है, तुम रुको वहीं, मैं आकर देखता हूँ। हाँ, आप आ जाइए, मैं यही हूँ, कहकर संध्या ने फोन रख दिया। क्या मुसीबत है यार, मैं तो नमाज बख्शवाने चली थी, यहाँ तो रोजे गले पड़ गए, संध्या बड़बड़ाई। उधर अपनी फैक्ट्री में बच्चों का पापा, जिसका नाम रवि था, उसने जल्दी से कार की चाबी उठाई और अपने मैनेजर के कैबिन में जाकर बोला, अजय, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। फिर तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा।
कार स्टार्ट करके वह खुद ही झल्लाकर बड़बड़ाता जा रहा था। क्या प्रॉब्लम है यार, ये औरत घर में कैसे आ गई? एक तो ये गोलू ने भी ना जब से नया नया दरवाजा खोलना सीखा है तब से डर ही लगा रहता है। कितना समझाकर आया था कि दरवाजा नहीं खोलना, मेरे पास तो चाबी होती है तो मैं खुद दरवाजा खोल लेता हूँ, और फिर वक्त जरूरत के लिए एक चाबी पड़ोस वाली आंटी को भी दे रखी है। लेकिन ये कौन सी आंटी घर में घुस आई यार? करीब 10 मिनट में रवि घर पहुंचा और घर के खुले हुए दरवाजे पर खड़ा ये देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की ना तो डरी और ना ही अब तक भागी थी, बल्कि बड़ी आराम से बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रही थी। छोटा गोलू उसकी पीठ पर लटका हुआ था और पिंकी सामने बैठी थी। वे सब खाना खाते खाते लूडो खेल रहे थे। ये देखकर वह ठिठक गया। उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ और उसके माथे की चढ़ी हुई त्योरियां भी थोड़ी नीचे खिसक गई। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये लड़की कौन है, क्यों है, उसके बच्चों से इसका क्या लेना देना है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह घर में दाखिल हुआ और सीधा अटैक करते हुए बोला, ये लड़की संध्या, संध्या नाम है मेरा। रवि की बात बीच में काटते हुए संध्या बोली, हाँ हाँ वही संध्या, कौन हो तुम और यहाँ किस इरादे से आई हो? इससे पहले कि वो कुछ कहती पिंकी चहक उठी, पापा आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने कितना अच्छा पराठा भी बनाया हमारे लिए, प्लीज पापा इनको यहीं रहने दो ना। बेटा तुम अंदर जाओ, गोलू को भी ले जाओ, पापा अभी आते हैं, रवि ने पिंकी से कहा। ओके पापा, रवि ने संध्या से पूछा। हाँ तो अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था, मैंने आपके बेटे को अकेले सड़क के बीचों बीच पाया था, जो एक कार के नीचे करीब करीब आ ही चुका था। उसी का घर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँच गई थी। अब अगर किसी की जान बचाना आपकी नजर में गुनाह है तो होगा, लेकिन मेरी नजर में नहीं है। संध्या तमतमा कर बोली, अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, यदि आपको आपत्ति ना हो तो? रवि लापरवाही से बोला, पूछिए। अगर आप अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं तो उन्हें यूं यहाँ आराम भरोसे छोड़ के ये कहाँ चले गए थे आप? यदि आज गोलू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? संध्या की आवाज तेज हो गई और ना चाहते हुए भी गुस्सा उसकी आवाज में झलक ही पड़ा। इनकी मम्मी भी यहाँ नहीं है कहाँ इनकी मम्मी? संध्या ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूछा। इस सवाल से रवि के मजबूती से बंधे भावुकता के बांध पर जैसे सीधा वार किया और वो आंखों के रास्ते बह निकला। यह देखकर संध्या थोड़ी विचलित हो गई। उसने रवि का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए संजीदगी से बोली, देखिए मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे कुछ पूछने का, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दिल का बोझ हल्का करना हो तो एक अजनबी से बेहतर कोई नहीं होता। पानी का एक घूंट पीकर रवि सोफे पर धम से बैठ गया। तभी गोलू आकर संध्या की गोद में बैठ गया और पिंकी भी रवि की गीली आंखें देखकर उसकी गोद में सहमी सी चुपचाप लेट गई। पिंकी के बालों में उंगली घुमाते हुए रवि जैसे ही गहरे सपने में बोला, कैसे बताऊं तुम्हें कि कहाँ है इनकी मम्मी और क्यों है ये दोनों यहाँ अकेले? एक गहरी सांस लेकर वो फिर बोला, इस नामुराद कोरोना ने हमारे हंसते खेलते घर की खुशी ही छीन ली। मेरी पत्नी श्वेता, जिसके बेहिसाब प्यार और अथक प्रयास का नतीजा था ये हमारा घर, उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया। एक लंबी सांस लेकर रवि जरा रुककर फिर बोला, अगर नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन अपने बिजनेस में ज्यादा दिन फैक्ट्री से दूर भी नहीं रह सकता। कुछ दिन बच्चों को उनकी बुआ के घर भी छोड़ा था, लेकिन उनके घर भी जब कोरोना ने दस्तक दी तो अपना बचा खुचा समेट कर मैं वापस अपने घर चला आया। इस वक्त किसी को इनकी देखभाल के लिए रखूं भी तो किसे और कैसे? दूध से जला हूँ तो छाछ तो क्या, पानी भी फूक फूक कर पीता हूँ, इसलिए बस हर 10 मिनट में घर पर फोन करता रहता हूँ और 2-3 बार घर आकर चक्कर लगा लेता हूँ, संध्या ने चिंता जताते हुए कहा। लेकिन इस तरह बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना भी तो सुरक्षित नहीं है, रवि ने अपनी सबसे बड़ी चिंता बताते हुए कहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसी को भी घर में बुलाते हुए डर लगता है, क्या पता वो अपने साथ क्या ले आए, संध्या ने कहा। मेरे पास एक समाधान है, अगर आपको ठीक लगे तो। और वो क्या? रवि का आश्चर्य फिर झलका। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, मुझे कोरोना भी नहीं है,
कल ही मैंने टेस्ट करवाया था और उसके बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मुझे अपने घर में एक कमरा देना होगा और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था करनी होगी। कहकर संध्या ने अपनी सारी कहानी रवि को बता दी। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई, घर और बच्चे सब एक साथ कैसे संभालोगी? उसकी चिंता आप मत करिए। गरीब की बेटी हूँ, मेहनत करने की आदत है मुझे। विश्वास कीजिए, आपका घर और आपके बच्चे मेरी निगरानी में सुरक्षित रहेंगे। संध्या ने अपना बैग खोलते हुए कहा, आप चाहे तो मेरा आईडी कार्ड गारंटी के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। रवि ने झिझकते हुए कहा, नहीं संध्या, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादे गलत होते तो आज तुम कुछ भी कर सकती थी। अब तुम पर इतना विश्वास तो हो ही गया है। इस तरह रवि और संध्या की अंधे लंगड़े जैसे जोड़ी एक दूसरे का सहारा बन गई, जैसे किसी फरिश्ते ने ही उन दोनों को मिलवाया था। अगली शाम रवि जब फैक्ट्री से घर वापस आया तो संध्या बच्चों के लिए दूध बना रही थी। दूध के गिलास उन्हें पकड़ाकर उसने पिंकी के कान में न जाने क्या कहा कि दूध पीने में हमेशा नाक मुंह बनाने वाली पिंकी पूरा गिलास दूध गटागट पी गई। उधर दीदी को हराने के चक्कर में गोलू मियाँ भी जल्दी जल्दी अपना गिलास खाली कर रहे थे। रवि मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और जब नहा धोकर बाहर निकला तो चाय नाश्ता टेबल पर लगा हुआ देखकर उसकी बाँछें खिल गई। श्वेता हमेशा उसके फैक्ट्री से आने पर चाय नाश्ता तैयार रखती थी, लेकिन अब तो ये सब सपने की बात हो चुकी थी। रवि की चाय के साथ ही अपनी चाय लेकर संध्या भी रवि के पास आकर बैठी और बच्चों की दिन भर की भोली भाली बातें रस से लेकर सुनाने लगी। धीरे धीरे रवि का बिखरा घर फिर से संवरने लगा। सामान से भरी चार दीवारी फिर से घर लगने लगी थी। रवि की नॉर्थ इंडियन किचन से जीरे के बजाय राई और करी पत्ते की महक उड़ने लगी और नारियल ने अपनी जगह हर सब्जी में बना ली थी। बच्चों के खेलने और सोने का रूटीन संध्या ने अपनी क्लासेस के हिसाब से बैठा लिया था। शाम का वक्त फैमिली टाइम होता था। सब साथ साथ लॉन में कभी फुटबॉल खेलते तो कभी ब्लाइंड फोल्ड। सब शाम का नाश्ता साथ में करते और फिर लॉन में धमाल मचाते। संध्या की मौजूदगी कहीं रवि के घर के साथ साथ उसके दिल में भी जगह बनाती जा रही थी। उसका आसपास होना रवि को अच्छा लगने लगा था। जब संध्या अपने लंबे घुंघरेलो बालों को खुला छोड़ देती तो रवि का कितना मन करता कि एक गुलाब की कली गमले से निकालकर उसके बालों में टाक दे, परंतु वो खुद को रोक लेता। संध्या के मन में क्या है ये भी तो वो नहीं जानता था। हालांकि रवि ने उसकी आंखों में भी अपने ख्वाबों का अक्स कई बार देखा था, पर रवि सोचता ये मेरे ही अरमानों का अक्स है या सचमुच उधर से भी कोई अरमान जागे हैं, कैसे पता चले। फिर वो तो इतनी यंग है, भला दो बच्चों के बाप को क्यों पसंद करेगी। रवि का दिमाग फिर अपने चलाने लगता, लेकिन ये तो सच था कि अब कहीं से भी ये परिवार रवि को अधूरा नहीं लगता था। लेकिन कब तक? लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, फिर क्या होगा जब संध्या वापस चली जाएगी। यही सोचकर रवि कभी कभी उदास हो जाता और अपने परिवार के अधूरेपन को भरने का ये टेम्परेरी तरीका उस सताने लगता। एक दिन रवि के चेहरे की उदासी देखकर संध्या पूछ ही बैठी, क्या हुआ रवि साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो तुम तो चली जाओगी और हमारी जिंदगी फिर से तिनका तिनका हो जाएगा। तो ये बात है। संध्या ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन लॉकडाउन खुल जाएगा तब तो पिंकी गोलू का स्कूल और डे केयर भी खुल जाएंगे ना। हाँ, खुल तो जाएंगे, लेकिन वो तो दोपहर तक ही होगा, उसके बाद का क्या? रवि का सवाल अपना जवाब ढूंढ रहा था। हाँ ये तो है, लेकिन संध्या थोड़ा रुक कर बोली, क्यों ना हम एक काम करें। वो क्या? देखो, सुबह पिंकी गोलू स्कूल जाएंगे, मैं कॉलेज और आप फैक्ट्री। फिर ये कि मेरी ज्यादातर क्लासेस तो दोपहर तक खत्म हो जाती है। क्लास करके मैं घर आ जाऊंगी और गोलू पिंकी को खिला पिलाकर सुला दूंगी, फिर बैठकर अपने असाइनमेंट कर लूंगी। फिर शाम को तो आप आ ही जाएंगे। मुझे लाइब्रेरी जाना भी पड़ा तो शाम को चली जाऊंगी। और तुम्हारा हॉस्टल, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, संध्या ने निश्चिंता से बोला। लेकिन फिर तुम इतना कुछ तो पहले से ही कर रही हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब मैं तुमसे और मदद ऐसे नहीं ले सकता। ऐसे ही मतलब ये कि इसके बदले मैं तुम्हें जो भी देना चाहूँ
उसके लिए तुम ना नुकुर नहीं करोगी। क्या देना चाहते हैं आप मुझे? संध्या ने अदा से अपनी घनी घनी पलकें उठाकर पूछा। तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? संध्या की आंखों में झांकते हुए रवि बोला, कुछ देना ही चाहते हैं तो पिंकी और गोलू को अपना कहने का हक दे दीजिए। संध्या नजरें चुराकर धीरे से बोली, संध्या। रवि ने खुशी से उसकी आंखें झलकते हुए झूमकर संध्या को अपने अंग में भर लिया और उसके कान में हल्के से बुदबुदाए, तुमने तो मुझे दोनों जहां दे दिया। कोरोना तो किसी का भला करने के लिए इस दुनिया में आया ही नहीं है, फिर भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही कहीं कुछ ठीक तो हो ही गया। संध्या की जो नैना शांत समुंदर में भी हिचकोले खा रही थी, किसे पता था कि उसे तूफान ही किनारे लाएगा। बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही टाइम बताती है और ये संध्या और रवि का सही टाइम था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय।